नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। अपने आने वाले हरियाणा सीईटी मेंस की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे रूप से, अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रूरल मार्केटिंग की क्लास थर्ड के बारे में, जिसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिससे रूरल मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। ठीक है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कैसे आपके छोटे-छोटे फैक्टर्स, कारक कैसे रूरल मार्केट यानी ग्रामीण विपणन को के ऊपर प्रभाव डालते हैं या कैसे वो प्रभावशाली है। ठीक है? वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ये नोटिफिकेशन, हम जैसे ही वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है? इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, hsscexamcracker.com के नाम से हमारा जो वेब पोर्टल है, जिसके आप ऊपर चाहे जितने मर्जी चाहे मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड दे सकते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको वहां देखने को मिलेगा। उसको भी करने के लिए आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वेब पोर्टल का, उसके ऊपर भी जाके आप आपको रजिस्टर करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है? आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ग्रामीण विपणन परिवेश को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, जो एक कुछ क्या होते हैं, थिंकर्स होते हैं, कुछ थिंकर्स होते हैं जो अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं। ऐसा ही एक थिंकर है फिलिप कॉटलर। ऐसा ही एक थिंकर है फिलिप कॉटलर, जो कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में भी एक लाइन कहता है, जिसमें उसने कहा है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज टोटली a totality of forces and entities that surround the potentially affect the marketing of a particular product। यानी जो विपणन विपणन पर्यावरण है, हमेशा उन शक्तियों और संस्थाओं की समग्रता है। मतलब इसके अंदर कुछ शक्तियां मिली हुई हैं, कुछ संस्थाएं मिली हुई हैं, जो आपके चारों तरफ किसी भी उत्पाद को लेकर आती है और आपको घेरे रहती है, और संभावित रूप से वो आपको प्रभावित भी करती है। ठीक है? यानी कॉटलर साहब क्या कहना चाहते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब ही होता है कि कुछ ऐसे फोर्सेस, कुछ ऐसी ताकतें और कुछ संस्थाएं जो आपको घेरे रहती हैं और अपने प्रोडक्ट आपको देती हैं, जिससे आप काफी हद तक प्रभावित होते हैं। ठीक है? मार्केटिंग सिस्टम जो होता है किसी भी कंपनी का, या कह लो कि फर्म का, जो विपणन प्रणाली होती है, उसके अंदर बहुत सी बाधाएं होती हैं, बहुत से बल काम करते हैं, फोर्सेस और एक कह लो कि कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर काम करती हैं। ये जो फोर्सेस हैं वो 2 तरह की होती हैं। ये फोर्सेस कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। से आंतरिक या बाहरी रूप से हम कह सकते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। दोनों ही फोर्सेस अपने-अपने रूप में काम करती हैं। दोनों को बेसिकली 2 ग्रुप्स में बाँटा गया है। 2 ग्रुप्स में बाँटा गया है। इंटरनल, जिसे कंट्रोलेबल यानी नियंत्रित या आंतरिक कारक भी कहते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर, जिसे अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित और बाहरी कारक भी कहते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए चार्ट लगा दिया है यहाँ पे। एक पिक्चर है जिसके अंदर हमने उन फैक्टर्स को दिखाया है जो रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग रिसोर्सेज, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, पर्सनल मैनेजमेंट कैसा है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन कैसा है। वहीं पे ये सारी चीजें तो कंपनी की अंदरूनी है, जो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते, एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं, अनियंत्रित कहलाते हैं, जिन्हें जैसे कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमी के तौर पे, आर्थिक विकास पे, सोशो कल्चर, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल।
इकोलॉजिकल, फिजिकल, ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे सिलेबस में है। ठीक है, और बेसिकली टारगेट किस फैक्टर को किया गया है, एक्सटर्नल फैक्टर को टारगेट करके हमें पढ़ने के लिए बोला गया है। इसीलिए हम एक एक करके सभी को समझेंगे। ये ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका है, लेकिन उसके बाद हम जो इन फैक्टर्स पे आएंगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे एग्जाम के लिए। इंटरनल फैक्टर्स और कंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, जो मार्केटिंग पॉलिसी को, डिसीजन को या फिर ऑपरेशन ऑफ कंपनी को आंतरिक या बाहरी रूप से नुकसान पहुंचाते हैं या उसके ऊपर असर डालते हैं। ठीक है, कंपनी के विपणन नीतियों यानी मार्केटिंग पॉलिसी, निर्णयों यानी डिसीजंस, संचालन यानी ऑपरेशंस को प्रभावित करते हैं। अब कोई भी एक कंपनी है उसका आंतरिक वातावरण कैसे डिपेंड करता है, कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स इंक्लूड करता है, जैसे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, विपणन के क्या उद्देश्य होंगे, मार्केटिंग आप कर रहे हो लेकिन आपका टारगेट क्या है, ठीक है, आप क्यों कर रहे हो, नीतियां क्या है आपकी, पॉलिसीज क्या है, नीतियां क्या है, या रणनीति, स्ट्रेटेजीज क्या है आपकी मार्केटिंग करने की, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपका, नियोक्ता कर्मचारी संबंध यानी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा है। ये सारी चीजें, ये सारे कारक नियंत्रक में शामिल हैं, जिन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, और यही सारी चीजें हमने यहाँ पे भी देखी है। ठीक है, इन फैक्टर्स को कंपनी, कह लो, या तो कंपनी खुद कंट्रोल करती है या फिर कंपनी का जो प्रबंधक होता है जिसे कहते हैं मैनेजर। प्रबंधक कौन होता है, प्रबंधक होता है मैनेजर। ठीक है, या तो कंपनी खुद कंट्रोल करेगी या फिर कंपनी का मैनेजर कंट्रोल करता है। इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं जो अभी हम देखने वाले हैं, और रूरल मार्केट में ये कैसे इफेक्ट करते हैं इस सब चीजों को हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। अगर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखें तो पहला ही क्या था, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी विपणन उद्देश्य। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या टारगेट क्या लेके चल रहे हैं, हमें इस पे फोकस करना है। तो जितनी भी विपणन की जो गतिविधियां होती हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं, वो हर एक का अपना एक उद्देश्य होता है, हर एक अपनी ऑब्जेक्टिव्स लेके चलती है। हर एक कंपनी के अपने खुद के उद्देश्य होते हैं। जो मार्केटर होता है जिसे विपणक कहा गया है, मार्केटर यानी विपणक कहा गया है, ये कुछ योजनाएं बनाता है कि कैसे ये विपणन जो उद्देश्य हैं, जो मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं, उनको कैसे अचीव करेगा, कैसे अपने कार्यों को करेगा जिससे उसे मार्केटिंग के जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त हो जाए, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त हो जाए। विपणन उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है, ये बार बार फैक्टर्स आता है कि इनका उद्देश्य का निर्धारण कौन करेगा, कौन करेगा, तो इस बात के लिए मैंने पहली बार में इंक्लूड कर दिया है। आगे आपको हर एक बार समझना है कि दो ही लोग हैं जो कंपनी के इन ऑब्जेक्टिव्स को या किसी भी प्रकार के जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, उनको कंट्रोल करेगा। कौन कौन करेगा, या तो प्रबंधक करेगा, मैनेजर करेगा, या फिर खुद कंपनी करेगी। ठीक है, विपणन उद्देश्यों का निर्धारण विपणन प्रबंधक, मार्केटिंग मैनेजर या फिर प्रबंधन नियंत्रण में या और प्रबंधन के नियंत्रण में होता है, मार्केटिंग या फिर मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट कौन होता है, खुद कंपनी होती है। विपणन नीतियां, सेकंड पॉइंट है हमारा, विपणन नीतियां। विपणन नीतियां यानी अब जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो कैसी हैं, उनके नियम कैसे, नीति कैसी, इस इस चीज को परिभाषित करते हुए जो विपणन प्रबंधक होता है वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है कि कैसे क्या क्या पॉलिसीज या रूल्स रेगुलेशंस कंपनी ने अपने मार्केट के लिए, रूरल मार्केट के लिए बताए हैं, कि रूरल मार्केट को कवर करते समय वो किन पॉलिसीज को ध्यान में रखेंगे। ये सारी बातें मार्केटिंग पॉलिसीज में आती है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अब रणनीतियां, अब आपने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या अचीव करना है, फिर उसके लिए पॉलिसीज बना दिए, रूल्स और रेगुलेशन बना दी, जिसे मार्केटिंग पॉलिसी कहा गया। अब रणनीति तैयार करनी कि उसको करना कैसे है ग्राउंड लेवल पे,
ग्राउंड लेवल पे किसी काम को करना कैसे है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में आती है। उत्पाद की क्या नीति होगी, मार्केटिंग प्लान्स क्या होंगे, ठीक है, स्ट्रेटजीज क्या होगी, मूल्य नीति, जैसे कि कह लो कि प्रोडक्ट की पॉलिसी क्या है, प्राइस की पॉलिसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या है, प्रमोशन कैसे करना है, ये सारी रणनीतियां जो बनाई जाती हैं, ये इनको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कहा जाता है। इन ऑर्डर टू एंटर इन रूरल मार्केट्स, अगर आप रूरल मार्केट में एंटर करना चाहते हो, अब देखो ये सब्जेक्ट पढ़ाने का ना मेन मकसद क्या है कि जो हमारी जो 70% के आसपास जो जनसंख्या है वो गांव में ही निवास करती है, और वो हरियाणा में भी ये बात बिल्कुल सटीकता से लागू होती है। लेकिन समस्या क्या है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में ज्यादातर जानते नहीं। तो हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हमें किस फील्ड में काम करना है, कैसे फील्ड में काम करना है, वहाँ लोगों की क्या सोच है, इस इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमारे हमारे लिए मार्केटिंग का जो ये रूरल मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, ये हमारे एग्जाम में डाला गया है। और इसी के बेसिस पे अगर हम सोचें कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हमें ग्रामीण जो मार्केट है, ग्रामीण बाजारों के अंदर प्रवेश करना है, तो कंपनी के जो मौजूदा उत्पाद होते हैं, उनकी जो श्रृंखला में परिवर्तन और संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको अल्टर करना पड़ेगा या फिर मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। और जो ग्रामीण भाषाओं में, ग्रामीण एरियाज में जो भाषा प्रचलित होती है या परंपरा को ध्यान में रखते हुए कैसे उनको जो रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, वो कैसे बनानी पड़ेंगी, एक गांव में कैसी भाषाएं बोली जाती हैं, किस परंपरा के आधार पे बोली जाती है। ठीक है, अभी नॉर्मली बात करते हैं, जैसे हरियाणा जीके के बहुत सारे टीचर फेमस हो रखे हैं, अगर वो हरियाणवी लैंग्वेज के टच में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा फेमस माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं कि भाई ये तो यार जबरदस्त टीचर है, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में पढ़ा रहा है। वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ा रहा है क्यों? क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन ही लोकल है। ठीक है, और उन लोगों को वो चीज पसंद आ रही है कि कोई उनको उनकी भाषा में पढ़ा रहा है। तो भाषा और पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां तैयार करना और विज्ञापन में भी बदलाव किया जा सकता है। ऐसी ऐसी बातें कौन करते हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वाले करते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग रिसोर्सेज। अब बात आती है कि कंपनी के पास क्या संसाधन है। अब मार्केटिंग में पॉलिसी बना ली, स्ट्रैटेजी बना ली, उन्होंने डिसाइड कर लिया क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब ये होगा ना कि कंपनी के जितने भी मार्केटर्स हैं, जो मार्केटिंग करने वाले जो विपणक हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको ना ऐसे ऐसे काम करना है, ये आपके संसाधन है, आपको यहाँ से बाइक पे जाना है या यहाँ से यहाँ आपको ऑटो में जाना है। अगर आप ऑटो में जाओगे तो वहां पे भी लोग मिलेंगे ऑटो में बैठे, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। या किस संसाधनों का क्या रूप में कैसे मार्केटिंग करते समय यूज किया जा रहा है, यानी ग्रामीण भारत में विपणन के अवसरों की खोज करना या विपणन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि कैसे संसाधन उपलब्ध है। अगर मान लो किसी को किसी गांव में मार्केटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल, आजकल वैसा है नहीं इस एग्जांपल टाइप का, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, और उसको मार्केटिंग करने के लिए जाना है किसी गांव में, और उस गांव में ना कोई बस जाती है, ठीक है, ना कोई बस जाती है, ना कोई ऑटो जाता है, ना कोई अदर व्हीकल है। तब वहां जाना बहुत मुश्किल है, और वहां जाना 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और वो भी पैदल चल के जाना पड़ेगा। ठीक है, इस समय पे अगर मार्केटिंग करने के लिए, इस गांव में मार्केटिंग करने के लिए कंपनी क्या कहे कि अपने एम्प्लॉयज को कि जब भी आप इस गांव में जाओ मार्केट एम्प्लॉय करने के, तो आपको कंपनी अपनी खुद की गाड़ी प्रोवाइड करेगी। जैसे अभी फॉर एक लेटेस्ट एग्जांपल, बायजूस जैसी कंपनीज के बारे में बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, जब बायजूस कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, वो जब मार्केटिंग के लिए पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज की बात कर रहा हूँ, जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह में जो बायजूस के सेंटर्स होते हैं, वहां से जब अधिकारी मार्केटिंग करने के लिए पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं, तो बायजूस पर्सनली उनको गाड़ी दे के भेजता है। ठीक है, बायजूस क्या करता है, उनको गाड़ी देके भेजता है कि आप गाड़ी में बैठ के जाओ, कार में बैठ के जाओ, और उनके पेरेंट्स से मिल के आओ, उनको कन्विंस करके आओ कि हमारे कोर्सेज आपके लिए कितने बेनिफिशियल है। तो ये एक संसाधन ही तो है। जो मार्केटर सोचेगा यार कि बायजूस कंपनी में अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा है,
क्योंकि वहां पे संसाधन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लोगों को यूज करने का बड़ा अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नेक्स्ट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का विभाग कैसा है। कंपनी किस कंपनी का विपणन विभाग शहरी बाजारों या ग्रामीण बाजारों में सफल विपणन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट सही होगा तो वो सही व्यक्तियों को काम पे लगाएगा, और सही व्यक्तियों को काम पे लगाएगा तो वो अच्छे से काम करेंगे, उन्हें अच्छी सुविधाएं देंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए, चाहे वो अर्बन मार्केट की बात करो या फिर रूरल मार्केट की बात। नेक्स्ट पॉइंट में, ग्रामीण क्षेत्रों का जो सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण है वो शहरी क्षेत्रों से अलग होता है। ठीक है, हम ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि जो गांव का व्यक्ति है और शहर का व्यक्ति है उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, उनकी सोच में काफी डिफरेंस होता है। तो उनकी सोच के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करना मार्केट मैनेजमेंट का, या कह लो कि जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम होता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठनात्मक संरचना। अब देखो, कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत डिपेंड करता है, कंपनी छोटी है बड़ी। अब मान लो कोई जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके पास तो मार्केटिंग के बहुत सारे सोर्सेस होंगे। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको उद्देश्य अपने पूर्ण करने में बहुत ही आसानी से सफलता मिल जाती है। ठीक है, अब कोई बहुत फेमस कंपनी है, अब वो कंपनी वाला जाके कहता है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, तो लोग उस पर आसानी से भरोसा करते हैं। वहीं पे अगर कोई नई कंपनी आती है, कोई बिल्कुल न्यू ब्रांड कंपनी है और बहुत छोटी सी कंपनी है, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है रूरल मार्केट में काम करने के लिए, क्योंकि लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते। तो कंपनी का आकार, उसके विपणन विभाग, उसके मतलब जो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंट, जो संगठनात्मक ढांचे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। उसके बाद आता है पर्सनल मैनेजमेंट, जो कार्मिक प्रबंधन की बात करता है। अब कार्मिक प्रबंधन का मतलब क्या है? जो लोग, विभाग की कार्यकुशलता भी मायने रखती है, विभाग के अंदर जो कार्यकुशलता है वो भी मायने रखती है। कैसे? कौन व्यक्ति सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अगर एक बात बताओ, आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को मैनेजमेंट में लगा दो और उसको बोलो कि आपको ना दिन में 2 क्लाइंट्स से मिलना है, और वो 2 क्लाइंट से मिलने के बाद सोचे कि छोड़ना यार, अब और क्या ही करूं मैं, छोड़, 2 क्लाइंट हो गए, मिल गया, अब बहुत है, इससे ज्यादा क्या करेंगे मिलके। तो अब यहाँ पे ना कंपनी को नुकसान हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो राइट पर्सन एट द राइट जॉब हो, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, जो सही काम पर सही व्यक्ति हो, यानी उसको ये पता है कि यार 2 क्लाइंट्स तो मिल गए, लेकिन आज का टाइम बचा हुआ है तो चल मैं एक क्लाइंट से और मिल लेता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जो व्यक्ति ढूंढना होता है, बिल्कुल राइट पर्सन चाहिए होता है राइट जॉब के ऊपर। ठीक है, ग्रामीण भारत में मार्केटिंग में बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनको एक्सेप्ट करने वाला, उनको उनके ऊपर ढंग से काम करने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। लास्ट और फाइनल, इंटरनल रिलेशंस के अंदर लास्ट और फाइनल जो आता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, नियोक्ता कर्मचारी का संबंध। देखो, आमतौर पर जो कर्मचारियों से संबंधों में टकराव की बात होती है, नॉर्मली क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयज के साथ ज्यादा काम लेने की कोशिश करता है, जिससे जो एम्प्लॉयर को एक शासनकर्ता के रूप में समझते हैं एम्प्लॉयज, और उनको लगता है कि वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, लेकिन कई हिस्सों में हो सकता है ये बात सही भी हो, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा हो, लेकिन कहीं पे, कहीं ना कहीं पे, अगर एक्सप्लॉइटेशन वाले पॉइंट को अगर हम साइड में रख दें और ये सोचे कि भाई जो कर्मचारी है ना, उसका अपने जो कंपनी का मालिक है, एम्प्लॉयर है, उसके उससे बहुत अच्छे रिलेशंस है, तो वो अपनी कंपनी के लिए ना जो काम करेगा वो बिल्कुल दिल से करेगा। ठीक है, नियोक्ता कर्मचारी संबंध में सुधार, इसकी समस्या का हल किया जा सकता है अगर मतलब आप एज एन
रूरल मार्केट्स में कहीं दिक्कत आ रही है एम्प्लॉयज़ की वजह से और एम्प्लॉयर्स के साथ रिलेशन सही नहीं हो रहे, तो अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स के रिलेशन अच्छे कर दिए जाएँ, तो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ है उसमें अपने आप ही इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाए। ठीक है? क्योंकि जो एम्प्लॉयर जो काम देगा, एम्प्लॉयी उसको दिल से काम करेगा। और इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि ये जो नियंत्रण योग्य कारक है, जो किसी संगठन के आंतरिक विपणन और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये सब डिपेंड करते हैं आप। ठीक है जी? ठीक है जी? चलिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है एक्सटर्नल रूरल मार्केट एनवायरनमेंट। अब हम बाहरी कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करें। तो ग्रामीण बाजार क्षेत्रों को पूरा करने के लिए या बाहरी ताकतों या कारकों का अध्ययन करने के लिए अनियंत्रित वातावरण का निर्माण करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? एक्सटर्नल फोर्सेस भी कुछ काम करती हैं रूरल मार्केट्स के अंदर। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं? देखो, ग्रामीण बाजार के अंदर बहुत सारी चीजें काम करती हैं, जैसे जनसांख्यिकी है यानी डेमोग्राफिक है, आर्थिक है, इकोनॉमिक है, सामाजिक सांस्कृतिक यानी सोशो कल्चर, राजनीतिक है यानी पॉलिटिकल है, तकनीकी है यानी टेक्नोलॉजिकल है, और पारिस्थितिक कारक है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलके काम करते हैं। इन फैक्टर्स के ऊपर कैसे ये खरीदार के ऊपर पैटर्न्स को, खरीदारी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ये कंपनी के डिसीजन मेकिंग को। ठीक है? कैसे आप इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे ग्रामीण विपणन के पर्यावरण के रूप को देखेंगे, ये सारी चीजें हम अभी समझेंगे। यही जो चीजें मैंने अभी आपको बताई कि कंपोनेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, सॉरी इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, पॉलिटिकल और लीगल, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है? तो इन सभी को मैं आपको डिटेल वाइज एक एक करके अभी पढ़ाना शुरू करूंगा, लेकिन आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोशो कल्चर एनवायरनमेंट के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण यानी सोशो कल्चर एनवायरनमेंट, इस टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में प्रॉपरली डिटेल के साथ दिया हुआ है। ठीक है? सोशो कल्चर, क्योंकि बाकी देखो, बाकी जो फैक्टर्स थे उनको उन्होंने लिख दिया अदर्स एंड अदर फैक्टर्स, लेकिन इसका नाम प्रॉपर उन्होंने बताया है। ठीक है? तो अब मैं आपको बता दूं कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण है, समाज की जो मूल्य प्रणाली को निर्धारित करते हैं, मार्केटिंग के माहौल को देखते हुए ये बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। इनके जो कारक हैं या कह लो फोर्सेस हैं, जो वातावरण का जो रूरल मार्केट्स के वातावरण का, एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं, ये इन चीज़ों से मिलके जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर ग्रामीण संस्कृति आ जाती है, कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा, लाइफस्टाइल जीवन शैली, महिलाओं की भूमिका, रोल ऑफ वुमेन्स, और सोशल क्लास सामाजिक वर्ग, इन सभी फैक्टर्स को मिला के एक सोशो कल्चर एनवायरनमेंट बनता है। इन सभी फैक्टर्स को मिला के एक अकेला सोशो कल्चर एनवायरनमेंट बनता है। इसीलिए हम इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है रूरल कल्चर यानी ग्रामीण संस्कृति। ग्रामीण संस्कृति तीन चीजों पे डिपेंड करती है: धर्म, रिलीजन, लैंग्वेज, भाषा, और अपब्रिंगिंग यानी पालन पोषण। ग्रामीण संस्कृति में आपका धर्म क्या है, आपकी भाषा क्या है, या आपका पालन पोषण कैसे हुआ है, ये चीजें डिपेंड करती है रूरल कल्चर में। ठीक है? रूरल कल्चर के अंदर अगर इसके अध्ययन के को और डिटेल में किया जाए, तो उपभोक्ता की क्या आदतें हैं, ठीक है, जो वो सामान खरीदता है उस पे क्या सार्थक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डीप स्टडी ऑफ कल्चर फैक्टर्स ऑफ रूरल पीपल, उनको स्टडी करना पड़ेगा कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, उनकी कंजम्पशन है हैबिट, उनकी क्या आदतें हैं। ठीक है? उपभोक्ताओं की क्या आदतें हैं, वो क्या चीजें खरीदना पसंद करते हैं, खरीद व्यवहार कैसा है। ठीक है? और क्षेत्रीय संस्कृतियों और उप संस्कृतियों के अंदर जो रहन सहन का है, उनके रहन सहन के हिसाब से विज्ञापन, बिक्री करना, बिक्री वाली जो गतिविधियां हैं या उसकी बिक्री की जो रणनीतियां हैं, ब्रांडिंग है या पैकेजिंग है, इन सब को इफेक्ट करता है। ठीक है? अब मान लो एक कोई खाद बीज है,
कोई खाद या फिर बीज का बीज का कोई प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर अगर एक किसान की फोटो ना हो, ठीक है, और उसके ऊपर हरे हरे पत्ते वगैरह दिखा के एक डिजाइन ऐसा ना बनाया जाए जिससे वो लगे कि वो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, तो वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। ठीक है, वहीं पे इन्हीं सभी चीजों की वजह से, क्योंकि रूरल मार्केट्स में चीजें जब डिजाइन की जाती है तो वो यही सोच के की जाती हैं कि भाई प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, जो रणनीतियां हैं या गतिविधियां, वो हमेशा ऐसी इस तरीके की होनी चाहिए कि रूरल जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, उनको वो चीजें पसंद आए। जो कंज्यूमर है, लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स हैविंग डिफरेंट कल्चर्स, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले उपभोक्ताओं की संस्कृति अलग अलग होती है, उनके खाने पीने की आदतें अलग अलग होती हैं, ठीक है, उनकी भाषा, या कह लो कि क्रेस, भाषा, जीवन शैली, धर्म, त्योहार, खरीदारी की आदतें, हर चीज मार्केटिंग को प्रभावित करती है कि वो क्या चीजें खरीदना पसंद करते हैं, क्या उनके कल्चर से, हर चीज मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखी जाती है, मार्केटिंग के अवसरों को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों से तो ग्रामीण व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ठीक है, और किसी विशेष क्षेत्र में संस्कृति मूल्य उस क्षेत्र के ग्रामीण विपणन वातावरण को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कैसे लोग रहते हैं, वो वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग क्या किस धर्म को फॉलो करते हैं, किन त्योहारों को मनाते हैं, इसी हिसाब से वहाँ के प्रोडक्ट डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल। अब जो शहरी जीवन शैली होती है, देखो शहरी जीवन शैली ज्यादातर क्या है, ब्रांडेड उत्पादों पे चलती है। अब क्या करता है जो शहर का एक आम नॉर्मली बच्चा होता है, हालांकि आजकल ये चीज बहुत कॉमन होगी, क्योंकि गांव में भी मार्केटिंग की वजह से गांव में भी आजकल सभी चीजें बिल्कुल कॉमन हो गई है। एक बच्चा कहता है मुझे नाइकी के जूते चाहिए, ठीक है, शहर में। वहीं पे गांव में अगर आता है तो वो बोलता है यार मैं तो सैगा वाले ले लूंगा, रेस भी मार ली, पैर के कॉलेज भी चला गया, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम बात करें, ये कंपैरिजन है। ये जो शहर का बच्चा है, वो क्या करेगा, ये सोचेगा कि सैगा के जूते खरीद लूं क्योंकि मुझे रेस करनी है, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है। लेकिन अगर मैं कॉलेज पहन के जाऊंगा तो नाइकी के जूते जाऊंगा। लेकिन गांव का बच्चा क्या होगा, वो सोचेगा कि यार एक ही चीज है, बार बार क्या खरीदनी, एक ही चीज से काम चल जाता है। तो वो अकेले सैगा के जूते कॉलेज में भी पहन जाएगा और रेस भी मार लेगा। तो ये चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। जो गुणवत्ता, सुविधा, आराम प्रदान करते हैं, जबकि ग्रामीण लोग अधिक मूल्य के प्रति जागरूक और रूढ़िवादी होते हैं। देखो, अब क्या होते हैं, ब्रांडेड ब्रांडेड चीजें जब देते हैं तो लोगों को लगता है कि ब्रांडेड चीजें महंगी होंगी, वो उसके क्वालिटी होगा, कन्वीनियंस होगी, सुविधा होगी, कंफर्ट होगा। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो प्राइस के मामले में बहुत संवेदनशील होते हैं और रूढ़िवादी होते हैं कि ज्यादा महंगी चीजों खरीद के कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन आजकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी इतनी डेवलपमेंट कर दी है, इतना मतलब एक, और कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से इतनी चीजें डेवलप हो चुकी हैं कि ग्रामीण जो आबादी है उनकी जीवन शैली में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, बहुत तेजी से वो चीजें बदल रही हैं। दे आर ऑल्सो फास्ट चेंजिंग, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन इज फास्ट चेंजिंग। इसके अलावा वो कैसे त्योहार मनाते हैं, विवाह शादियों में बच्चों के पैदा होने पे कैसे जश्न मनाते हैं, हर चीज पे खरीदारी की जाती है। ज्यादातर त्योहारों के मौसम तक खरीदारी सीमित रहती है। अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर गांव में देखें, तो देखो शहरों में तो क्या होता है कि डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कभी भी शॉपिंग वगैरह लोग चले जाते हैं। लेकिन अब गांव की बात करें तो गांव में क्या किया जाता है, कभी खास कोई त्योहार आ गया, शादी आ गई, शादी ब्याह आ गया, बच्चों की कोई पार्टी है, फंक्शंस है, उस समय जाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल क्लास, सोशल इशू, सामाजिक वर्ग। तो हमारा सामाजिक वर्ग मेनली तीन हिस्सों में बटा हुआ है, अमीर वर्ग यानी रिच क्लास, मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास, गरीब वर्ग यानी पुअर क्लास। इन सभी सोसाइटीज के डिफरेंस अलग अलग, जो सोशल क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट सोशल क्लासेस हैं, इन सभी की अपनी अपनी
आय है, अपनी अपनी व्यवसाय है, जीवन शैली, शिक्षा है, उपभोग उपभोग पद्धति है, यानी कंजम्पशन पैटर्न है, ओनरशिप है, स्वामित्व, या रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कैसे वो घर में रह रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। जीवन शैली, व्यवहार, दृष्टिकोण, जीवन शैली पे व्यवहार क्या है, दृष्टिकोण क्या है। प्रत्येक वर्ग अपना खुद का, उसका खुद का एक मानक होता है, खुद का एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। खुद का एक स्टैंडर्ड होता है, हर एक क्लास का अपना अपना एक स्टैंडर्ड है। हर कोई किसी को किसी चीज की जरूरत है, किसी को किसी अलग चीज की जरूरत है। कोई बच्चा नॉर्मली आईफोन खरीदना भी सोचता है कि वो जस्ट एक नॉर्मल सा ट्रेंड है कि भाई हमें खरीदना है। वहीं एक दूसरा बच्चा सोचता है कि एक नॉर्मल सा फोन भी, या कीपैड वाला फोन भी ले लूं, क्योंकि करना तो फोन ही है, ठीक है। बाकी चीजों से मुझे क्या ही मतलब है। तो हर एक क्लास की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी आय है, अपना खुद का व्यवसाय है, खुद की जीवन शैली है, खुद की शिक्षा है, निवास स्थान है, जो हर फैक्टर्स को सोशल क्लासेस कहलाता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स को अगर एक साथ मिला दें तो ये सारे सोशल क्लास कहलाएंगे। इस सोशल क्लास के अंदर व्यक्तियों का व्यवहार बहुत ही ज्यादा भिन्न होगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा भिन्न होगा। और जो पॉपुलेशन है जनरली, जो बिलोंग कर रही है पुअर क्लास से, जो गरीब वर्ग होती है, वे आमतौर पर कम मात्रा में कीमत वाले चीज खरीदते हैं, जो बहुत लेस कॉस्टली हो, बहुत छोटी छोटी कीमतों वाले हो, ठीक है। जो गरीब लोग हैं वो बड़ी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी आप HSSC, CET मेंस, या फिर ग्रुप डी की, या फिर आने वाले HSSC के सी टेट, एच टेट वगैरह की किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पोर्टल HSSC से तैयारी कर सकते हैं। अपने टेस्ट वहां जाके दे सकते हैं। और इस पोर्टल का जो लिंक है, वो आपको मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है जी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके, या इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी, उन सभी इस वीडियो में भी और इसके बाद वाली वीडियोस में भी, जितने भी वीडियोस आएंगे सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पोर्टल के लिंक पे जाके आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, व्यक्तियों का खरीद व्यवहार, उनका कंज्यूमर बिहेवियर, कि वो क्या खरीदना चाहते हैं, ये उनके जातिगत रूप से भी संबंधित है, ठीक है। जाति एक समाज में विभाजन के लिए किया गया है, अपेक्षाकृत स्थायी और स्थायी, मतलब सजातीय आधार है, ठीक है। होमोजीनियस और परमानेंट एक डिवीजन है ये, जिसके अंदर क्या होता है, कास्ट में सिंपल क्या है कि कास्ट के अंदर क्या है, बाई बर्थ होती कास्ट, तो ठीक है, जन्म के आधार पर सदस्यता तय कर दी जाती कास्ट में। और कास्ट किस प्रकार से प्रभावित करती है वो यहाँ देखते हैं। प्राचीन काल में भी अगर भारतीय समाज को देखा जाए तो चार भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और भारत के संविधान में इनके अंदर कोई अंतर नहीं है, लेकिन मार्केटिंग के नजरिए से ये सारी चीजें अलग अलग हैं। मार्केटिंग चीजों में खरीदने में बहुत से पैटर्न होते हैं, खरीदने के मकसद होते हैं, खरीदने की पसंद पसंद या नापसंद, हर चीज में अंतर पाया जाता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति कास्ट वाइज भी होते हैं, उनकी भी काफी चीजों में मार्केटिंग वालों को डिफरेंस लगता है, कि भाई अलग कास्ट के लोग भी अलग अलग चीजें खरीदना चाहते हैं। लेकिन ये चीज भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लगभग अब हर कोई हर प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है या पसंद करता है। नहीं खरीद पाता वो एक अलग फैक्टर है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की भूमिका। अब महिलाओं की भूमिका भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। अगर हम शहरी एरिया की बात करते हैं, शहरों में, तो शहरों के अंदर जो शहर की महिलाएं हैं वो अपने आप खुद भी जाके कुछ भी सामान खरीद पाती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी आजादी महिलाओं को नहीं दी गई, ठीक है। हालांकि स्थिति बदल रही है, खासकर जो बढ़ते मध्यम वर्ग हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं, वो इसको तेजी से बदल रहे हैं, इस धारणा को। आज के समय जो सभी गृहिणियों की भूमिकाएं हैं, महिलाओं के पुरुषों के अब
शिक्षित नियोजित सदस्यों के अंदर काफी बदल गई है और काफी बराबर की जिम्मेदारियां वो साझा कर रही हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ एजुकेटेड पीपल आजकल जो है उनके अंदर हर कोई, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो प्रोडक्ट्स हैं, ये काफी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं। यानी एफएमसीजी उत्पादकों का टिकाऊ और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए खरीदारी संबंधी निर्णय लेने के में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर जो कह लो कि गुड्स हैं, वो ऐसी चीजें हैं जो लगातार काफी लंबे समय तक टिकी रहती हैं। और ये एक अच्छा साइन है मार्केटर्स के लिए कि जो कि रूरल मार्केट्स में एंटर करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है, ये हमारी क्लास थर्ड कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है अपने एग्ज़ाम के लिए और अपनी तैयारी को और भी उम्दा करना चाहता है, वो बच्चा एचएसएससी एग्ज़ाम पोर्टल के ऊपर जाकर अपने टेस्ट प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।